गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम दीपक यादव। आज हम क्लास 12th का इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपना एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो 7th चैप्टर है क्लास 12th में, वो स्टार्ट करेंगे। उसको समझने के लिए पहले थोड़ा उसके बारे में बेसिक समझ लो आप, क्या होता है इंटीग्रेशन। मैंने कहा डिफरेंशिएबल फंक्शन या डिफरेंशिएबिलिटी या कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। तो मैंने मान लिया इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल i, दैट इज इट्स डेरिवेटिव f डैश एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ i। कोई फंक्शन है f जो डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल i में, then function that could have possibly given function as a derivative are called antiderivatives of the function। तब वो फंक्शन जो गिवन फंक्शन का क्या हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है, वो उस फंक्शन का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। इस चीज को थोड़ा सा जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगी। अब उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज यूज करोगे आप to find out antiderivatives, that formulas are called indefinite integrals, and process of finding antiderivatives is called integration or anti-differentiation। ठीक है। और इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी आप समझ जाओगे। तो पहले थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। थोड़ा सा समझना आप चीजों को। मैं कह रहा हूं लेट, एक कोई मैंने कैपिटल एफ से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया और एक मैंने एंड स्मॉल एफ एक्स विद टू फंक्शन कनेक्टेड टुगेदर। और कैसे कनेक्ट है कि जो ये फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मान लो स्मॉल एफ एक्स होगा। क्या होगा भाई, स्मॉल एफ एक्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यानी डैश लगा के, ये क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो ये कैपिटल एफ एक्स है, इसका क्या होगा, ये एंटी डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को कैंसिल आउट करना होगा। तो कैंसिल आउट करके वापस यही फंक्शन आ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी, यहां पे c एक कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। c कैन अटेन एनी वैल्यू विच इज कांस्टेंट, जो वैल्यू क्या होगी अपनी, कांस्टेंट होगी। अब मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंशिएशन बताना भाई, इसका डेरिवेटिव करना, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव प्लस c का डेरिवेटिव, और c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और f डैश x क्या था अपना, अभी मैंने लिखा था स्मॉल fx। ठीक है। तो एफ एक्स प्लस सी की बात कर लो चाहे एफ एक्स की बात कर लो, ये इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एफ एक्स का, स्मॉल एफ एक्स का, कैपिटल एफ एक्स या फिर एफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट, क्या होगा, उसका एंटी डेरिवेटिव होगा। अब यहीं से जो चीजें डिफरेंट होती है वो क्या होती है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो एफ एक्स प्लस सी एक फंक्शन है, यहां पे c कैन बी एनी कांस्टेंट, c कैन अटेन वैल्यू 1 2 0 पाई, ठीक है, 27 अप टू कुछ भी वैल्यू हो सकती है सी की। तो फंक्शन भी क्या आएगा, अलग आएगा ना। इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है अपना पार्ट, वो ये वाला पार्ट है जहां पे कोई क्या ऐड होगा, अपना एक कांस्टेंट ऐड होगा सी, और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट ऐड हुआ उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि
अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड करके कर रहा हूं फिर भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, अपना डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एफ एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स आ रहा है इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है इसके एंटी डेरिवेटिव इंडेफिनेट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। फॉर different value of c we can get different anti derivative। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम c की अलग अलग वैल्यूज के लिए c क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो वी कैन फाइंड इनडेफिनेट यानी अनकाउंटेबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड indefinite integral। And if we attain, if we give certain value to this constant of integration c, for example let we assign c equal to 2, then fx plus 2 is a particular value which is antiderivative of fx, and this is particular, so this is called definite integral। this is called definite integral। ठीक है, these are difference between indefinite and definite integral। indefinite integral can attain any value of c, but definite integral have a fixed value of constant of integration, that is a particular function which is antiderivative of given function is called definite integral, and a general function in which there is included a constant c whose values can be any real number is called indefinite integral। this is the basic difference between indefinite and definite integral। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका ये क्या आया, एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यानी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आया वो क्या आया, एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी। और ये फॉर्मूला जो है अपने पास ये कौन से इंटीग्रेशन का है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। किसका है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है जो बार बार आएंगे इस चैप्टर में, उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। जैसे ये सिंबल है, ऐसे अगर नजर आ जाए आपको तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ, यानी यहाँ पे कोई फंक्शन एफ है उसका आपको इंटीग्रल निकालना है, फाइंड आउट करना है, जहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या, ये dx गिवन है तो क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। fx क्या होता है इसमें, fx जो होता है वो होता है अपना इंटीग्रैंड। fx जो फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है वो क्या होता है, इंटीग्रांड। x क्या होता है, यहाँ पे x होता है एक वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, यानी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और अगर फर्दर पूरा नाम देखें तो इसका नाम होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल। मैंने यहाँ पे ये वर्ड इसलिए लिखा है, मैं भी बोलता हूं, बाकी भी सब ऐसे ही बोलते हैं कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इस चैप्टर को बोलते हैं इंटीग्रेशन, बट एक्चुअली इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस। Integration is a process to find out integral। Integration is a process to find out integral। जो फाइनल आंसर, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और जो प्रोसेस, जो पर्टिकुलर रूल, पर्टिकुलर पैटर्न, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड जो हम पढ़ेंगे वो किसके होंगे, इंटीग्रेशन के होंगे। वो किसके होंगे, इंटीग्रेशन के होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। कुछ आगे चलते हैं फर्दर। जो मैंने चीजें अभी आपको बताई उन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा बताओ, आप कहोगे सर आएगा 2x, 2x आएगा ना। यानी
ये एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है जिसका ये वाला क्या है, डेरिवेटिव है। ये क्या है, डेरिवेटिव है। अगर इन सिंपल वर्ड्स आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को बताना चाहो तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पे कोई आपने डिफरेंशिएशन लगा रखा है डी बाई, या फिर कोई भी फंक्शन है जिसका आपने क्या कर रखा है, डिफरेंशिएशन। अगर मैं बाहर इंटीग्रेशन और लगा दूं तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अगर डिफरेंशिएशन x है तो इसका इनवर्स है, यानी क्या है, 1/x। और जब दोनों आपस में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को न्यूट्रल कौन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का ये तो क्या है, डेरिवेटिव है, और 2x का ये वाला क्या है, मैंने कहा 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, यहां पे 2x का जो अपना एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसी बेसिस पे अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या है, आप फिर कहोगे क्या है, 2x है। तो 2x का वापिस एंटी डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट इज व्हाई आई एड अ कांस्टेंट fx dx equal to fx plus c. This is constant of integration. For different value of c, for different value of c, we can different functions. We can different function. If I tell you about geometrical interpretation of integration, then इंटीग्रेशन है, कोई फंक्शन है, इसकी क्या होगी, कोई कर्व होगी। अब c की वैल्यू मान लो 1 है, एक बार c की वैल्यू 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, तो जितनी कर्व आएंगी वो सारी की सारी कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। सारी की सारी कैसे आएंगी, पैरेलल। ये पैरेलल जो कर्व है ये बताता है इंडेफिनेट इंटीग्रल को। किसको बताता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल को। अगर मैं इनमें से कोई पर्टिकुलर कर्व ले लूं, जैसे ये वाली मैंने कर्व ले ली, एक पर्टिकुलर कर्व ले ली, तो वो क्या हो जाएगा अपना डेफिनेट इंटीग्रल। वो क्या हो जाएगा अपना डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको जहां पे नोट करना हो वहां पे वीडियो को पॉज करो और नोट करो। First of all, we will study here about indefinite integrals. Then after completing indefinite integral we will move to definite integral. अगर indefinite integral आपको आ गया तो definite में तो कुछ नहीं, कोई एक रिलेशन गिवन होगी, कहेगा जैसे मान लो आपने सोल्व किया और जो y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। अब बोल देगा कोई पॉइंट है 0 1 और है 1 3। इसका मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां से भी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। अगर c की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। तो अगर इंडेफिनेट आपको आ गया तो डेफिनेट बहुत इजीली हो जाएगा। चलो अब इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है फाइंड आउट करने का इंटीग्रल, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, इसके मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो क्या आएगा, n प्लस 1 पावर में से 1 लेस कर दो, यानी क्या हो गया n। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हीं बेसिस पे क्या आएंगे, कुछ फॉर्मूलाज डायरेक्ट आएंगे। जैसे अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं। अब ये डी बाई डी एक्स ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में है तो इधर कहां चला गया, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैंसिल, यानी एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। यहां पे वेरिएबल क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में। यानी x तो वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी होगा वो किसका काम करेगा, अपना कांस्टेंट का काम करेगा। तो n प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो n प्लस 1 बाहर आ गया x की पावर n dx।
ठीक है भाई। अभी n+1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। जैसे मैंने बात की थी, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर कहाँ आती है, मल्टीप्लीकेशन में, पावर मल्टीप्लीकेशन में आती है, और पावर में से 1 क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अब इंटीग्रेशन मैंने बोला था इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे पावर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगी, पावर कहाँ आएगी, डिवीजन में आएगी, और पावर में से 1 लेस नहीं होगा, पावर में से 1 क्या होगा, ऐड होगा। जैसे पावर x रेज टू पावर n है तो इसमें 1 ऐड कर दो, क्या हो गया, x रेज टू पावर n+1। अब पावर क्या होगी, n+1, इसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और देख लो, जैसे ये था d/dx, x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन की बात करूंगा, मैंने कहा था ये डिफरेंशिएशन है, ये कोई फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव, क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव, ये आ गया x। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला। ठीक है, और देख लो, आपने पढ़ा था क्या, अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखूं, अभी मैंने लिखा फर्स्ट पे d/dx x रेज टू पावर n+1, अगर मैं n+1 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, x रेज टू पावर n। यानी इस फंक्शन का ये क्या है, डेरिवेटिव, तो इसका ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब हो गया x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस क्या आता है हमेशा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड जो फॉर्मूला मैंने देखा वो क्या देखा, मैंने देखा कि d/dx, अगर मैं 1 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 0 आएगा, बट अगर मैं x का करूं तो क्या आएगा, 1। यानी ये फंक्शन है, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव, तो वापिस क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब हो गया 1 इंटू dx का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, x, और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम अगर मैं आपसे पूछूं साइन x है, क्या है, साइन x, आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, कोस x। साइन x का ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का उल्टा इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाइज कोस x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x प्लस सी। और फर्दर अगर हम बात करें, जैसे d/dx हो कोस x, कोस x का क्या होता, माइनस साइन x। ठीक है, होता, अगर मैं माइनस यहां पे भी लगा दूं तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी इस फंक्शन का ये क्या है, डेरिवेटिव, तो इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि जी साइन x dx का जो हो गया वो हो गया माइनस का कोस x प्लस का c। सेम अगर मैं और फर्दर चलूं, अगर मैं आपसे पूछूं tan x है, मान लो, कहोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का ये डेरिवेटिव, तो वापस क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx का जो एंटी डेरिवेटिव हो गया अपना, वो हो गया tan x प्लस c। अब कुछ और फॉर्मूलाज है अपने पास, जैसे आपको पता है d/dx कोट x क्या होता, कोट x का होता है माइनस कोस x स्क्वायर x। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो d/dx माइनस कोट x का अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं आपको, तो क्या होगा, कोस x स्क्वायर x। यानी ये फंक्शन है, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव, तो ये इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। यानी एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, तो कोस x स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट x प्लस c। सिमिलरली sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ये इसका डिफरेंशिएशन, यानी इधर डेरिवेटिव, तो इधर क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूं ये हो गया डेरिवेटिव, तो वापस क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। यानी sec x tan x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस c। देखो गलती हम क्या करते हैं, एक तो हम c ऐड करना भूल जाते हैं,
साथ में हम जल्दी जल्दी में जब बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे तो dx लगाना, जब भी ये साइन रहेगा तो साथ में क्या आएगा, कोई क्या आएगा, वेरिएबल भी आएगा। तो dx भी हो सकता है और dy भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर मैं बात करूं माइनस कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा कोसेक x और कोट x, ये इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, यानी कोसेक x कोट x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस कोसेक x प्लस c। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, क्या था, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये तो है इसका डेरिवेटिव, तो ये वाला क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन। तो इसके साथ अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिमिलरली अगर माइनस कोस इनवर्स x की बात करूं तो क्या होगा, 1 बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वापस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा, यानी क्या होगा, माइनस कोस इनवर्स x प्लस c। सेम यहाँ पे टेन इनवर्स x के साथ है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस c। सेम यहाँ पे अगर माइनस होता है तो भी ये क्या रहता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव तो वापस क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव, तो इसका ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और फॉर्मूलाज थे अपने पास, जैसे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1 बाई एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो इसका डेरिवेटिव, ये तो इसका डेरिवेटिव, तो ये वापस क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। यानी अगर मैं इसके साथ में एंटी डेरिवेटिव लगा दिया मैंने, साथ में dx भी लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेम यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। अब आपको पता है e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर x, यानी ये तो डेरिवेटिव, ये वापस क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव, दैट इज व्हाई e रेज टू पावर x dx इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस c। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, क्या होता है, 1 बाई x, दैट इज व्हाई ये इसका डेरिवेटिव, तो वापस क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 बाई एक्स dx क्या हो जाएगा, log x प्लस c। और ध्यान से देखा करो, log के साथ जब भी कोई वैल्यू मिलेगी आपको, वो मॉडुलस में बंद होती है। देख लो, ये भी मॉडुलस x है, ये भी क्या है, मॉडुलस x। इसका रीजन क्या है, log हमेशा किस नंबर के लिए निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। उसके बाद अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे मैंने सिंपल पूछा कि d बाई डी एक्स ए रेज टू पावर x क्या होगा, a रेज टू पावर x इंटू log a, इसमें भी log e आना था साथ में, बट log e विद बेस e क्या हो जाएगा, 1, log e विद बेस e क्या हो जाएगा, 1। तो ये log a को अगर मैं इधर डिवाइड में ले आऊं तो यही हो गया a रेज टू पावर x अपॉन log a, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a रेज टू पावर x। भाई ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो डेरिवेटिव, उसने वापस आपको मार दिया, एंटी डेरिवेटिव, चीजें क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है, वो डायरेक्ट जो आपको याद थे, उन्हीं बेसिस पे इंटीग्रेशन के भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आ गए। अब इन्हीं बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू पावर 6 dx, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। और आपको पता है, देखो इसको मैं मान लेता हूं किसके इक्वल, i के इक्वल से। ठीक है, तो i इक्वल टू हो गया, यहाँ पे x रेज टू पावर 6 है, आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि x रेज टू पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड कर दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। x रेज टू पावर n dx में क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे पावर के हिसाब से x रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, वो c। तो i की वैल्यू जो हो गई, वो हो गई x रेज टू पावर 7 बाई 7 प्लस c।
सेम अगर मैं यहाँ पे करूं, देखो रीजन मेंशन कर दिया करो, हर क्वेश्चन में आपको रीजन मेंशन करना है कि आपने ये किया, इसके बाद ये स्टेप आया, किस बेसिस पे आया, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो देना पड़ेगा आपको। तो रीजन क्या है, x रेज़ टू पावर n, यानी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन तो होता है पावर में से 1 लेस करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर दो, ठीक है, और डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई में आते हैं, इंटीग्रेशन में कहा जाएगी डिवाइड में, ठीक है। सेम इसी बेसिस पे इसको भी मैंने किसके इक्वल मान लिया, i के इक्वल मान लिया मेरे बच्चों। तो i जो हो गया x रेज़ टू पावर 3/4 नीचे है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर -3/4 और dx। अब इसी बेसिस पे, पावर के बेसिस पे अगर मैं करूं तो पावर में तो 1 ऐड कर दो, यानी -3/4 में 1 ऐड कर दो, और जो आएगा उसी से क्या कर देना है आपको, डिवाइड कर देना, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या, c। तो i जो हो गया 4 में से 3 गया, कितना बचा 1/4, नीचे भी क्या आया 1/4 प्लस c। तो i जो हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4x रेज़ टू पावर 1/4 प्लस c। नोट इट डाउन। फर्दर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 5 रेज़ टू पावर x dx। जो भी दे रखा है उसको किसके इक्वल मान लो, i के इक्वल मान लो। तो अब i जो हो गया, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो आपने अभी अभी पढ़ा था, बिकॉज a रेज़ टू पावर x dx, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, क्या था, a रेज़ टू पावर x। देखो डिफरेंशिएशन में तो log a मल्टीप्लाई में आता था, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, log a कहां जाएगा, डिवाइड में, प्लस c। तो इसी बेसिस पे अगर मैं इसका करूं तो ये हो गया 5 रेज़ टू पावर x, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 5, a की जगह पे क्या है 5, तो 5 रेज़ टू पावर x अपॉन log a, यानी क्या हो गया log 5 प्लस क्या है, ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। इस पार्ट की बात करता हूं, इसको भी मैं किसके इक्वल मान लेता हूं, i के इक्वल, किसके इक्वल, i के इक्वल। अब बिकॉज अगर ये m है और log n है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, log n रेज़ टू पावर m। log में जो पावर होती है वो कहां जाती है, आगे, ठीक है। तो यहां पे अगर इसको लिखना चाहूं मैं तो क्या ये लिख सकता हूं, a log ये 3 है जो ये x की पावर में चला जाएगा, यानी x³। ये देखो ये जो दे रखा है log विद बेस a, इसको समझना, ये log यहां पे कुछ भी है, कोई फंक्शन है fx विद बेस a, इसका मतलब होता है log fx अपॉन log a। जब ऐसे इनको सेपरेट कर दिया, जब बेस मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखो बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेस e होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो e रेज़ टू पावर log, यहाँ पे fx है और साथ में बेस भी क्या है e, तो ये e से और log e क्या हो जाता है बच्चे, कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा fx। अब e की जगह पे a हो log a और साथ में fx हो, तब भी log विद बेस a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये log का अगर आपने log को ढंग से पढ़ा होगा तो चीजें बहुत ही इजी लगेंगी आपको। अब बिकॉज a, देखो ये a के साथ में नहीं है, ये a रेज़ टू पावर है, ये क्या है, a रेज़ टू पावर, और पावर में होगा तभी log कैंसिल होगा, बिकॉज a रेज़ टू पावर log fx, अगर इसका बेस a है तो ये क्या आता है, fx आता है। अगर मैं यही कंडीशन यहाँ पे यूज करूं, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे log क्या है, विद बेस a, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपल बाहर क्या आएगा, x³ और साथ में क्या है, dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। किसके हिसाब से करोगे बच्चे, पावर के हिसाब से कर दो, पावर के हिसाब से, पावर में 1 ऐड कर दो, 3 + 1, और उसी से कर दो डिवाइड, प्लस क्या हो जाएगा c।
अगर इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस क्या हो गया c। नोट इट डाउन। अगर हम फर्दर बात करें इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कोई फंक्शन एक f फंक्शन है, इसके प्लस माइनस में g फंक्शन और है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो सिंपली आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे f अलग फंक्शन है, g अलग फंक्शन है, f g पे डिपेंड थोड़ी है। f एंड g आर कैसे फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इनको अलग अलग आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट है k और साथ में fx dx है, तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। पर वैसे तो सिंपली अगर बात करूं मैं, जैसे कहोगे 1 dx, कहोगे इसका तो x होता है, 2 dx इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, कहोगे सर होता तो है कांस्टेंट का, अरे कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या है, एक फंक्शन भी तो है, तो इसका नहीं होता। यहाँ पे k बाहर आ जाएगा और साथ में हो जाएगा fx dx। अब ऐसे ही मान लो बहुत सारे हैं, k f1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x। अगर इन सारे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे, देखो मैंने कहा ये प्लस माइनस कुछ भी अलग अलग कर सकते हो। पहले मैंने कर दिया k1 f1x और साथ में क्या है dx तो आएगा ही, प्लस k2 f2x साथ में क्या है अपना dx, प्लस k3 f3x साथ में क्या है अपना dx। अब बच्चे अभी तो मैंने बताया था कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा k1 बाहर आ गया, यानी क्या हो गया f1x dx, प्लस यहां से क्या बाहर आ गया k2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया f2x dx, प्लस यहां से क्या बाहर आ गया k3 बाहर आ गया, तो ये हो गया f3x dx। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन पे आगे हम उसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में क्या है dx। इसको आपको सोल्व करना है। इसको मैं मान लेता हूं किसके इक्वल है, मान लिया मैंने i के इक्वल है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, अब देखो i को मैं लिख सकता हूं क्या, ये दो फंक्शन है प्लस में है, अलग अलग कर दें, ये हो गया साइन एक्स dx प्लस ये हो गया कोस एक्स dx। अब जो समझने वाली बात है, साइन एक्स का आपको क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। भाई इसका एंटी डेरिवेटिव मान लो ये है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, साइन एक्स का, तो समझना इसका एंटी डेरिवेटिव ये क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा ये डेरिवेटिव। तो वही तो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्या हो, साइन एक्स हो। और आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा हो तो देखो इसका हो जाएगा माइनस कोस एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे कोस का होता है माइनस साइन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया कोस एक्स, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया वो कांस्टेंट क्या है c1। इसी बेसिस पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स। क्यों, भाई ये इसका एंटी डेरिवेटिव, ये इसका क्या है डेरिवेटिव, वही फंडा है। ठीक है, अगर ये साइन एक्स होता है प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या c2,
तो आई इक्वल टू ये हो गया अपना माइनस कोस एक्स प्लस C1 और C2। जैसे मान लो C1 की वैल्यू 5 है, C2 की वैल्यू 3 है, तो C1 प्लस C2 क्या हो गया, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, यानी एक न्यू कांस्टेंट आ गया, एक क्या आ गया न्यू कांस्टेंट, प्लस साइन एक्स तो है ही, C1 प्लस C2 की जगह मैंने रख दिया क्या C। मैंने क्या कहा, वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आप रीजन भी देना चाहो तो दे सकते हो, बिकॉज साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, जो मैंने पीछे फॉर्मूलाज लिखाए हैं उनमें देख लो, माइनस कोस एक्स और कोस एक्स डी एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। नोट इट डाउन। उसके बाद अगर हम फर्दर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है साइन एक्स इंटू कोट एक्स प्लस 1 बाई साइन क्यूब एक्स, 1 बाई साइन क्यूब एक्स, और साथ में क्या है dx। ठीक है मेरे बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया है, बहुत इजी। i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन है भाई, साइन एक्स की कोट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया साइन एक्स और इनटू कोट एक्स, प्लस साइन एक्स की किससे होगी फिर 1 बाई साइन क्यूब एक्स, और साथ में क्या है dx। अब बताओ, पहले पूछूंगा तभी तो बताओगे। ये हो गया साइन एक्स, कोट एक्स को क्या बोल सकते हो बताओ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, नहीं, और एक साइन से एक पावर तो कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया, और साथ में क्या है dx। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल। अब देखो दो फंक्शन है, किसमें है सम में है, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ये हो गया कोस एक्स dx प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक स्क्वायर है, तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब देखो i इक्वल टू कोस का इंटीग्रेशन अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या होता है साइन एक्स प्लस C1। भाई इंटीग्रेशन जब भी हटेगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं पूछूं माइनस कोट का, अगर मैं पूछूं माइनस कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने कहा dy dx ऑफ माइनस कोट एक्स क्या होगा, कोट के हिसाब से माइनस का कोसेक स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी ये इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव। उसी बेसिस पे ये हो गया माइनस कोट एक्स प्लस क्या हो गया C2। अब देखो आप हर बार C1 C2 C3 लिखना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहो तो आप मत लिखो, सिर्फ डायरेक्ट ऐड कर दो क्या प्लस एक सिंपल सीधा सा कांस्टेंट क्या C। तो I का जो आंसर आ गया वो आ गया साइन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस C। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एवेलुएट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx। तो जब भी किसी को एवेलुएट करना हो यानी सोल्व करना हो, उसको किसके इक्वल मान लो i के इक्वल, तो ये मैंने मान लिया i के इक्वल। तो i इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन क्या है रूट एक्स, साथ में क्या है dx। आपने सिर्फ क्या यूज किया है, आपने ये यूज किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, तो i हो गया, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या हो गया 1 बाई रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में भी क्या हो गया
रूट एक्स प्लस 2x के अपोन में क्या हो गया रूट एक्स, और साथ में क्या है पूरे के dx। रूट एक्स का मतलब x रेज टू पावर 1/2, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, नीचे x रेज टू पावर 1/2 तो ऊपर क्या हो जाएगी x रेज टू पावर -1/2। ये वाली कितनी पावर हो जाएगी, ऊपर तो पावर 2 है, नीचे 1/2, 2 में से 1/2 क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगी 2 - 1/2 प्लस, भाई आपको पता होगा ना a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n क्या होता है, a रेज टू पावर m माइनस n। ये बचेगा 2x, 1 में से 1/2 पावर क्या हो जाएगी लेस, साथ में क्या है dx। तो i जो हो गया अपना, अब देखो प्लस में है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये हो गया x रेज टू पावर -1/2 dx प्लस 2 में से हाफ गया, कितना बचेगा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 dx प्लस इसको अलग से 2, 1 में से हाफ गया, क्या बचा हाफ dx। तो ठीक है ना यहां तक। अब एक बात बताओ, सब क्या आ गए x रेज टू पावर समथिंग, x रेज टू पावर समथिंग, x रेज टू पावर समथिंग, और आपको एक चीज पता है, क्या पता है, बिकॉज x रेज टू पावर n dx क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां पे जो हो गया अपना x रेज टू पावर -1/2, और मैं 1 ऐड कर दूं, -1/2 प्लस का 1 क्या आएगा 1/2, उसी से क्या करना है अपने को डिवाइड करना है, प्लस x रेज टू पावर 3/2 में 1 ऐड कर दो, और 3/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 5/2 प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x रेज टू पावर 1/2, 1/2 में 1 ऐड कर दो क्या होगा 3/2, तो ये हो गया 3/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहां तक आ गया समझ में, तो i जो हो गया ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा 2, x की पावर -1/2 प्लस 1 क्या बचेगा x रेज टू पावर 1/2 प्लस ये 5/2 है नीचे क्या हो जाएगा 2/5, x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 क्या हो गया 5/2, ये 3/2 क्या हो जाएगा 2/3, और 2 2 जा 4/3, और x रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी जो अपना फाइनल आंसर आ गया वो ये आया। नोट इट डाउन। जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इफ स्मॉल fx dx इक्वल टू कैपिटल fx, यानी इस फंक्शन का ये वाला क्या है एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है ना। यानी इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है अपना क्या आ रहा है fx, तो ये हो गया fx जो हो गया स्मॉल fx का मतलब कितना है भाई 4x रेज टू पावर 5 माइनस 6x, इसका इंटीग्रेशन। और जब दो फंक्शन प्लस या माइनस में है तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो गया 4x रेज टू पावर 5 dx माइनस 6x dx। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहां जाएगा बाहर, हो गया 4, क्या बच गया x रेज टू पावर 5 dx माइनस 6 बाहर आ गया, क्या बच गया x dx। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है वो चीज, आपको पता है कि x रेज टू पावर n dx क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1